नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज म्यांमार में भयंकर तबाही मच गई है। बीते दिन आए भूकंप में 10,000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। म्यांमार और थाईलैंड में ये पिछले 200 साल में सबसे बड़ा भूकंप है और एक के बाद एक लगातार ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। तमाम देश म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं। म्यांमार में लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि हिंदुस्तान के एक और पड़ोसी देश में भूकंप आ गया। तो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक बरसा प्रकृति का कहर। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका। एक के बाद एक 2 फैसलों पर लगाई रोक। जवाबी टैरिफ के फैसले पर बातचीत के लिए ट्रंप तैयार। काठमांडू में हालात तनावपूर्ण, कुछ इलाकों से हटा कर्फ्यू। 100 से ज्यादा राजशाही समर्थक गिरफ्तार। राजशाही की मांग को लेकर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के चलते लगा था कर्फ्यू। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने अंतरिम सरकार में किए जा रहे सुधारों पर उठाए सवाल। कहा ये आपका काम नहीं। चीन बांग्लादेश में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। और चलते चलते में देखेंगे, पुलिस के डर से सड़कों पर भागता दिखा पिकाचू। क्या है वायरल वीडियो का सच? इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण सूडान को एक और गृह युद्ध की खाई में गिरने से रोके। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की क्षेत्रीय वैश्विक नेताओं से आवाज उठाने की अपील। सूडान में राष्ट्रीय चुनावों से पहले बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध विराम तोड़ इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाया। मीलों दूर सुनी गई धमाकों की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी मांग। कहा यूक्रेन को रखे संयुक्त राष्ट्र के अधीन। यूक्रेन में सेना की तैनाती को लेकर भड़के पुतिन। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कब्जे वाले प्लान को मिला पुतिन का साथ। रूसी राष्ट्रपति बोले हम नहीं देंगे दखल। यूरोप की बढ़ी चिंता। तो म्यांमार में भूकंप से भीषण तबाही मची हुई है। पहले 28 मार्च की सुबह भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और हिंदुस्तान तक महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड के इतिहास में ये पिछले 200 साल में सबसे बड़ा भूकंप है। इस आपदा में कई ऊंची इमारतें, पुल और बांध नष्ट हो गए। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक इमारतें जोर जोर से हिलने लगी और अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग सड़क पर आ गए। सभी लोग बदहवास थे। बैंकॉक में लोग अपने अपने दफ्तरों, घरों, मॉल से बाहर निकल आए। छतों पर बने पुल से पानी बह रहा था और लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। उस वक्त भूकंप के झटके लगातार आ रहे थे। सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें टूटे घर और टूटी इमारतें देखी जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा कि मरने वालों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा होने की आशंका जताई है। कहा यह भी जा रहा है कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण मौतों का असली आंकड़ा शायद पूरी तरह से कभी सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा गृह युद्ध ने राहत और बचाव कार्यों को भी और मुश्किल बना दिया है। म्यांमार पर आई इस आपदा से उबरने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है, तो चीन की तरफ से भी 37 लोगों की एक आपदा प्रतिक्रिया टीम को म्यांमार में राहत और बचाव कार्य में सहायता करने के लिए भेज दिया गया है। रेड क्रॉस ने राहत और मदद के लिए $1.5 लाख देने का वादा किया है। उनका कहना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से मांडले, सागाइन और दक्षिणी शान राज्य तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी उनकी टीमों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन मुश्किलों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। राहत बचाव कार्यों के बीच आधी रात को एक बार फिर म्यांमार के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रात को 11:56 पर म्यांमार में भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई है। इसका केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास था। अभी पिछले भूकंप में हुए नुकसान से लोग उबर भी नहीं पाए थे। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है कि इस बीच आए इन झटकों से लोगों में दहशत फैल गई है। सब अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर भागने लगे। ऐसा ही कुछ मंजर अफगानिस्तान में भी नजर आए।
अफगानिस्तान में सुबह 5:16 पर 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक भूकंप के सिलसिलों से लोगों में डर का माहौल नजर आ रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की विदेश नीति को बदलने में जुटे हुए हैं। मित्र देशों को झटके दे रहे हैं तो अमेरिका में भी कई बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे जुड़े अन्य समाचार प्रसारण संगठनों को बंद करने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। अदालत ने इसे मनमाने और तानाशाही पूर्ण फैसले का रूप बताया। जज जेम्स पॉल ओटकेन ने यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका का संचालन करती है, उसे 1200 से ज्यादा पत्रकारों, इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने से रोक दिया। इन कर्मचारियों को 2 हफ्ते पहले उस समय बाहर कर दिया गया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग में कटौती करने का आदेश दिया था। इसके अलावा उन्होंने एजेंसी को किसी भी ऑफिस को बंद करने या विदेशी कर्मचारियों को जबरन अमेरिका लौटने के लिए बाध्य करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। अदालत ने भले ही ट्रंप के फैसले को पलट दिया हो, लेकिन ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को पलटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 2 अप्रैल से वो दुनिया भर के देश जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, उनके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। इसमें हिंदुस्तान, यूके और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि जो भी देश इस टैरिफ से बचना चाहते हैं, वो उनके साथ अलग अलग समझौतों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। एयरफोर्स 1 में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारी कई देशों से बात हुई है। ब्रिटेन समेत कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इन टैरिफ से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया है। वो सभी से समझौता करना चाहते हैं। ये संभव भी है, बशर्ते हमें इस डील से कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एक बात है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। और अब अगली खबर में बात होगी नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़पों ने देश में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष को फिर से उजागर कर दिया है। काठमांडू के पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से तिनकुने क्षेत्र में राजशाही समर्थकों ने पथराव, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर हमला, वाहनों में आगजनी और दुकानों में लूटपाट की। इस हिंसा में एक टीवी कैमरामैन समेत 2 लोगों की मौत हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा और जिला प्रशासन ने 28 मार्च की शाम 4:25 से कर्फ्यू लागू कर दिया, जिसे 29 मार्च की सुबह 7 बजे हटा भी लिया गया। हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने पर कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन यह घटना नेपाल में गहरे असंतोष और राजशाही की बहाली की मांग को रेखांकित करती है। यह हिंसा राजशाही की वापसी की मांग से जुड़ी है, जो नेपाल में 2008 में समाप्त हो गई थी और तब से देश में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और अस्थिरता के कारण जनता में निराशा बढ़ती जा रही है। राजशाही समर्थक पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता में वापस लाने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक दल विफल हो चुके हैं और राजशाही ही इस देश को स्थिरता दे सकती है। प्रदर्शनकारी राजा लाओ, देश बचाओ और भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज और ज्ञानेंद्र की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे। राजशाही समर्थक राजेंद्र बहादुर खाती ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिससे राजशाही की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। नेपाल में राजशाही का इतिहास जटिल और काफी उथल-पुथल भरा रहा है। 2001 में हुए एक हमले में शाही परिवार के अधिकांश सदस्यों की जान चली गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें राजा बीरेंद्र की भी जान चली गई थी। इसके बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह ने सत्ता संभाली। हालांकि उनकी लोकप्रियता कभी भी बीरेंद्र के स्तर की नहीं रही। उस वक्त यानी 1996 से 2006 के बीच नेपाल माओवादी विद्रोह से जूझ रहा था, जिसका नेतृत्व प्रचंड पुष्पकमल दहल ने किया था। यह आंदोलन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ था और राजशाही को समाप्त करने में सफल रहा। 2005 में ज्ञानेंद्र ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली, लेकिन 2006 के दूसरे जन आंदोलन ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने राजशाही को समाप्त कर नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और आज 17 साल बाद राजशाही की बहाली की मांग ने फिर से सिर उठाया है। ये प्रदर्शन देश में बढ़ती अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली का परिणाम है, जिसे लेकर जनता मौजूदा व्यवस्था से बेहद नाराज है। ये स्थिति नेपाल के भविष्य के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है।
और अब बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बिगड़ते हालात पर काबू पाने में यूनुस सरकार असफल साबित हुई है। इस बीच लगातार बांग्लादेश में चुनाव की मांग तेज हो गई है, लेकिन यूनुस सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं दिख रही। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने अंतरिम सरकार में किए जा रहे सुधारों की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं छात्रों के नेतृत्व वाले दल एनसीपी ने भी आरोप लगाया कि कुछ दल तत्काल चुनाव कराने के लिए सुधार की प्रक्रिया को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनपी के प्रवक्ता अमीर खासरू महमूद चौधरी ने चटगांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि माफ कीजिए, सुधार आपका काम नहीं है। महमूद चौधरी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की उसी नीति को दोहरा रही है जिसने विकास के नाम पर निष्पक्ष चुनावों से जनता को वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी सुधारों के नाम पर उसी रास्ते पर चल रही है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। चीन के साथ यूनुस ने 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने तीस्ता प्रोजेक्ट चीन को देने की बात कही है। ये दोनों देशों के बीच एक अहम मुद्दा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व की हसीना सरकार की पहली पसंद हिंदुस्तान था, लेकिन यूनुस ने इस प्रोजेक्ट में चीन का स्वागत किया है, जिससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे एर्दोआन के खिलाफ पिकाचू का विरोध प्रदर्शन। तो तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मेयर एकेरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन्हीं प्रदर्शनों के बीच अंताल्या में बच्चों के बीच लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर पिकाचू की ड्रेस पहने एक व्यक्ति पुलिस से बचने की कोशिश में भागता नजर आया। मेयर एकेरेम को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन का प्रमुख राजनीतिक विरोधी माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई 100 लोगों की भीड़ एर्दोआन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस पानी की बौछारों का प्रयोग करती है और इस दौरान लोगों की भागदौड़ में पिकाचू की ड्रेस पहने हुए व्यक्ति भी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता है। पिकाचू की ड्रेस पहने इस व्यक्ति का वीडियो मेयर एकेरेम की राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी द्वारा साझा किया गया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा कि पुलिस ने हमारे ऊपर जो मिर्च का स्प्रे किया है उससे पिकाचू को भी भागना पड़ा। बता दें कि मेयर एकेरेम की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन करना जारी रखा है। करीब 2000 लोगों को तुर्की की पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। एकेरेम को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि तुर्की के चुनावों में एकेरेम राष्ट्रपति एर्दोआन से भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अदालत ने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद से पूरे देश में आंदोलन तेज हो गए हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।